होम्योपैथी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी ठीक कर सकता है? आज के टाइम पे होम्योपैथी कैंसर को ठीक करने में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो वो दवाई है वो ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे लेंगे आपकी जीभ जल जाएगी। शुगर तो आई थिंक इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर एवरी डिजीज। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। जब धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होम्योपैथी वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली। कहते हैं जो इंसान स्वस्थ है, जिसके हाथ पैर सही सलामत है और जिसे कोई बीमारी नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल आपके साथ देगा। CNBC आवाज़ अपने दर्शकों को सिर्फ निवेश की स्ट्रैटेजी ही नहीं बताता, बल्कि अपने खास शो सेहत की आवाज़ के माध्यम से उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल सिस्टम की जो कई दशकों से लोगों का इलाज करता आया है, लेकिन आज भी लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। हम बात करेंगे होम्योपैथी पर, और होम्योपैथी की A to Z जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर रितिका खिलनानी। डॉक्टर रितिका, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर रितिका, शुरुआत मैं उसी सवाल से करूंगी जो हमसे हमारे दर्शकों ने पूछा, होम्योपैथी एग्जैक्टली क्या है? होम्योपैथी भी एक मेडिसिन का टाइप ही है, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है। बहुत लोग जानते नहीं, बट ये बहुत पुरानी पैथी है। ये 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी और इंडिया में नहीं, जर्मनी में हुई थी। इसकी डिस्कवरी भी MBBS डॉक्टर ने ही की थी। वो MBBS डॉक्टर थे और उन्होंने ही इसी को डिस्कवर किया था। होम्योपैथी एक सिंपल कंसेप्ट पे बेस है, लाइक्स क्योर लाइक। होम्योपैथी बोलती है कि कोई चीज़, हर चीज़ में एक पावर है हीलिंग की। हर जो भी आसपास आपकी लिविंग प्लांट है, एनिमल है, सब में कुछ ना कुछ है जो एक बीमारी को ठीक कर सकती है। तो जब वो स्वस्थ आदमी के बॉडी में जाती है और उस चीज़ को पैदा कर सकती है, तो जब हम उसको दवाई के रूप में देते हैं तो वो बीमारी भी ठीक कर सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। एक हमारी दवाई आती है आर्निका के नाम से। जो होम्योपैथिक लेते हैं उनको पता है, जैसे पैरासीटामोल मिल जाती है वैसे आर्निका भी मिल जाती है। तो जब आर्निका का यूज़ होता है, आपका जब मसल में दर्द होता है, कहीं लग गई, आपको चोट लग गई, उसके लिए दर्द कम करने के लिए दी जाती है। तो अगर कोई स्वस्थ आदमी आर्निका को यूज़ करता है डाइल्यूटेड फॉर्म में, ऐसे हर्ब उठा के नहीं खा लिया, जब हम उसको डाइल्यूट करके देते हैं, अगर वो उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक लेता है तो उसको दर्द बॉडी में महसूस होने लग जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल से निकला है कि अगर कोई चीज़ आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में वो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है। हम अगर उसी बीमारी में दें, आपको दर्द हो रहा है, आपको कहीं चोट लग गई और आप आर्निका का प्रयोग करते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो वो आपको एज अ मेडिसिन काम करेगी और आपको ठीक करने में हेल्प करेगी। तो होम्योपैथी का प्रिंसिपल सिस्टम सिंपल है, या तो प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, कोई भी, जो भी आसपास आपकी चीज़ें, उन सब में एक प्रॉपर्टी है आपको ठीक करने की, हीलिंग प्रॉपर्टी है। होम्योपैथी बस उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इंसान की बीमारी ठीक करती है। डॉक्टर रितिका, होम्योपैथी में जो वाइट कलर की गोलियां होती है मीठी सी, वो क्या होता है? वो बेसिकली शुगर बॉल्स होती हैं, जो, या सुक्रोज आप बोल दो, शुगर, जो सिंपल भाषा में शुगर बॉल्स कहते हैं उसको। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, जब मैंने आपको बार बार डाइल्यूशन वर्ड यूज़ किया, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं, या तो वाटर में डाइल्यूट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अल्कोहल में डाइल्यूट होती है, जो मेडिसिनल अल्कोहल होता है। तो 90% उस अल्कोहल की वॉल्यूम होती है। आप जो वो दवाई है वो ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे लेंगे आपकी जीभ जल जाएगी। तो आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए वो दवाई आपके अंदर बॉडी में पहुंचाने के लिए। तो वो जो शुगर पिल्स है वो हमारे लिए मीडियम है, ताकि वो हम दवाई आपके बॉडी तक पहुंचा सके। तो आज पहले शुगर पिल्स बहुत इस्तेमाल होती थी, अब क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन होने लग गई है, तो अब जनरली मेडिसिन हम लिक्विड फॉर्म में ही डिस्पर्स करते हैं, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं कि आप पानी में मिला के पीजिए। तो शुगर बॉल्स अपने में कोई दवाई नहीं है, वो सिंपल एक प्लेसिबो है
शुगर बॉल्स दवाई तब बनती है जब कोई डॉक्टर उसमें होम्योपैथिक दवाई डाल के आपको डिस्पेंस करता है। मतलब अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो वो शुगर बॉल्स के रूप वाली दवाई ना ले। अवॉइड किया जाए, क्योंकि जनरली होम्योपैथी आपको दिन में 4 बार या 6 बार लेना पड़ता है। तो है तो मीठा ही ना, बनता तो शुगर से ही है। तो हम मेरे हिसाब से अगर आपको शुगर है तो आप मतलब डायबिटीज़ है तो आप डायरेक्ट डाइल्यूशन वाली मेडिसिन लें, उसको पानी में लें। मैं देना अवॉइड करती हूँ शुगर जिसको डायबिटीज़। तो होम्योपैथिक की दवाई बनती किस चीज़ से है? ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं आपको जनरली बताऊं तो होम्योपैथिक की मेडिसिन, मैंने आपको जैसे बताया कि हर जो भी लिविंग पावर होती है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, उसमें केमिकल वगैरह सब आ गया, बहुत ही वास्ट सिस्टम है। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो मैंने एक एग्जांपल आपको आर्निका का दिया, एक बेलाडोना करके रहता है। कॉमन के लिए बताएं तो नीम से दवाई बनती है, और पल्सिटिला करके भी प्लांट आता है, उससे दवाई बनती है। तो आप किसी भी हिबिस्कस फ्लावर है उससे दवाई बनती है। तो प्लांट किंगडम जितना भी आप जितना भी आसपास चीज़ देखते हैं, अच्छा प्याज से, अनियन से, उससे भी दवाई बनती है, गार्लिक से दवाई बनती है। एनिमल किंगडम पे जाएं तो हनी बी से की सिक्रीशन से दवाई बनती है, स्नेक के जहर से दवाई बनती है। तो एनिमल किंगडम भी बहुत वास्ट है। केमिकल में कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, फॉस्फोरस से, सो आप जस्ट अपने अराउंड देखें जो भी लिविंग थिंग, वेजिटेबल, एनिमल, कहीं ना कहीं उसका एक मेडिसिन बनता ही बनता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत वास्ट है, इट इज़ वेरी वास्ट। यू गेट एन नंबर ऑफ मेडिसिन, और आज के टाइम पे और मेडिसिन आई जा रही हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और रिसर्च हो रही है और न्यू मेडिसिन साथ में आई जा रही है। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है कि सांप के जहर से दवाई बनती है। कौन सी बीमारी के लिए यूज़ होती है? एक तो क्रोटैलस हॉरिडस बनता है। क्रोटैलस हॉरिडस आपकी स्किन के लिए यूज़ होता है। लेकिसिस भी बनती है, लेकिसिस भी मोस्टली स्किन के लिए ही हम देते हैं। होम्योपैथी में बहुत वास्ट सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला लेकेसिस स्किन के लिए दिया जाता है, तो हो सकता है कोई और डॉक्टर लेकेसिस किसी और चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हो, क्योंकि हमारा मानना है कि एक दवाई का सिर्फ एक जगह पे काम नहीं होता है, वो एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स पे वर्क करती है। तो लेकेसिस एंड क्रोटैलस हॉरिडस ये 2 मेन है। लेकेसिस तो वाइपर के जहर से बनती है। तो अगर सांप के जहर से दवाई बनती है तो क्या वो जानलेवा नहीं होता? मैंने तभी आपको बार बार, मैं स्टार्टिंग से जब से बैठी हूँ, मैं डाइल्यूटेड फॉर्म की बात कर रही हूँ। हम यही डिफरेंस है, हम रॉ फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी दवाई को, किसी भी चीज़ सब्सटेंस को हम डाइल्यूशन में यूज़ करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट 0 हो जाता है, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो मेडिसिनल पावर होती है, वो 100% हो जाता है। तो विदाउट डाइल्यूशन इसलिए हम दवाई नहीं देते हैं। यही प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, डाइल्यूटेड फॉर्म। अगर कोई चीज़ डाइल्यूटेड नहीं है तो वो होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद एक ही है। नहीं, दोनों में, पहले तो आयुर्वेदिक के बारे में ऑब्वियसली आयुर्वेदिक डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं, पर जितना हमें पता है आयुर्वेदिक तो बॉडी को देखते ही अलग ढंग से है। वो तो 3 पार्ट में डिवाइड करती है बॉडी को। होम्योपैथी सेम है, जैसे बाकी आप एलोपैथिक पे जाते हैं, हमारे लिए बॉडी सेम ही रहती है। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि हमारी मेडिसिन अलग रहती हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। आयुर्वेदिक में डाइट बहुत ध्यान में रखते हैं, और उनका मेडिसिन मोस्टली रॉ फॉर्म होता है। वो आप देखेंगे ज़्यादा पाउडर प्रिस्क्राइब रहता है, डायरेक्ट प्लांट लेते हैं, पीस के वो दे देते हैं, उसमें डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं रहती है। मेन डिफरेंस ही डाइल्यूशन का है। हम वही सब्सटेंस लेके डाइल्यूट करके देंगे तो वो होम्योपैथी है। वही हमने नीम लिया, उसको डाइल्यूट किया अल्कोहल के साथ, उसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, उसकी पावर आ गई, हमने दिया वो आपको, वो होम्योपैथी हो गई। हमने नीम लिया, हमने उसको पीसा और दे दिया, वो आयुर्वेदिक हो गया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल भी होता है? अल्कोहल होता है, पर वो मेडिसिनल अल्कोहल होता है। मतलब जो बाज़ार में मिलता है वो अल्कोहल नहीं होता है, मेडिसिन वाला अल्कोहल होता है, जिसका इस्तेमाल न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 100 साल के व्यक्ति भी कर सकते हैं, और 0 साइड इफ़ेक्ट के साथ। डॉक्टर रितिका, पथरी या जिसे हम स्टोन्स कहते हैं, क्या होम्योपैथी उसे भी ठीक कर सकता है? जी बिल्कुल। स्टोन्स की हम जो जनरली बात करते हैं, जो मेजॉरिटी स्टोन्स मिलते हैं हमको, वो किडनी स्टोन्स, रीनल कैल्कुलाई जिसको हम कहते हैं, किडनी स्टोन्स बोल लीजिए, या गॉल स्टोन्स, दोनों में ही। गॉल स्टोन्स में पहले इतनी रिसर्च नहीं थी, बट विथ रिसर्च अब गॉल स्टोन्स में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। और किडनी स्टोन्स तो ऑब्वियसली होम्योपैथी इज़ नोन कि वो किडनी स्टोन्स को ठीक करता है।
पर इसमें भी अप टू सम साइज, आप बोलें कि 5 सेंटीमीटर का स्टोन हम तोड़ दें, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। हो भी जाए तो कई बार इंजरी ना हो जाए, उसका डर रहता है, तो ठीक करता है। पर अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहती हैं कि कितना क्या साइज रहता है। तो ये स्टोन्स बनते कैसे हैं? बॉडी में कहाँ से पत्थर आ जाता है? जनरली अगर आप किडनी स्टोन्स की बात करते हैं तो जब आपका यूरिन किडनी से पास करता है, यूरिन में ऑलरेडी बहुत सारी, यूरिन सिर्फ पानी नहीं रहता है, उसमें और सब्सटेंसेस भी रहते हैं। कैल्शियम होता है, ऑक्जेलेट होता है, यूरिक एसिड होता है। तो जब भी आप समझिए इनकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो आपको कैल्शियम स्टोन हो जाएगा, ऑक्जेलेट बढ़ गया तो ऑक्जेलेट स्टोन हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ गया तो यूरिक एसिड का स्टोन बन जाएगा। तो वो सब्सटेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, यूरिन में, लेकिन जब भी सब्सटेंस और यूरिन में बैलेंस में दिक्कत आ जाती है तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। सेम अगर आप गॉल स्टोन की बात करें, बाइल में भी, गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें बिलीरुबिन होता है, उनका भी बैलेंस है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो जाएंगे, बिलीरुबिन बढ़ गया तो बिलीरुबिन स्टोन्स हो जाएंगे। तो सब्सटेंसेस जब बढ़ जाते हैं लिक्विड से ज़्यादा तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से स्टोन्स होते हैं, ये कैसे? कोलेस्ट्रॉल, मैंने बॉडी कोलेस्ट्रॉल नहीं बोला, मैंने बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बोला। गॉल ब्लैडर में सिक्रीशंस होती हैं बाइल, बाइल के कंपोनेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन। तो जब भी आप फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बाइल का है, क्योंकि पचाने में ज़्यादा यूज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, जब धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या किसी भी बॉडी पार्ट में स्टोन्स बन सकते हैं? सारे बॉडी पार्ट्स में तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें मैंने आपको सबसे कॉमन बता दिया। जो सबसे कॉमन आपको जनरल प्रैक्टिस में मिलता है, किडनी स्टोन्स होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है और यूरिनरी ब्लैडर, ये 3 सबसे कॉमन प्रैक्टिस में मिलते हैं। कई बार टॉन्सिल्स में भी स्टोन बन जाता है, कई बार सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन बन जाता है, कई बार प्रोस्टेट में स्टोन बन जाता है। वही मैंने आपको सिंपल एक सब बताया कि जब भी आपकी लिक्विड में सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी उस ऑर्गन में स्टोन हो जाएगा। तो बार बार स्टोन्स ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए वही लाइफस्टाइल आपका बहुत मैटर करता है। एक तो जेनेटिक्स रहता है, आपकी जब भी कोई बीमारी होती है पहला पॉइंट तो उसमें हेरिडिटरी आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाता है, तो उसमें तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन तो आप क्या करेंगे, लेकिन बाकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि वो जेनेटिक फैक्टर आपकी बॉडी पे असर ना करे। एक लाइफस्टाइल होता है, हम पानी बोलते हैं, स्पेशली जब किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि जब आप वाटर पिएंगे तो वो वॉश आउट हो जाएगा आपका जो सब्सटेंस है। भले कैल्शियम बढ़ गया आपकी बॉडी में, यूरिन में, आपने पानी पिया, धीरे धीरे करके वो वॉश आउट होने लगेगा। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं कम से कम आपको 3 to 4 लीटर्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट ऑब्वियसली वाटर ड्रिंक करना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आ जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप भले बाहर का खा रहे हैं, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में दिक्कत नहीं देगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और पानी पीना है, और ये 2 मेन चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को स्टोन्स हैं तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? स्टोन्स हैं तो जनरली डिपेंड करता है आपको स्टोन कौन से टाइप का है। सपोज़ आपको किडनी में स्टोन्स हैं और कैल्शियम स्टोन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो हम वो बंद करा देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से भी स्टोन्स बनना बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि आप पूछते नहीं, हमने किसी को लिख के दिया आप कैल्शियम ले लीजिए, 3 महीने के लिए लिखा, वो 12 महीने तक लेते जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तो अगर कैल्शियम स्टोन्स है तो आप कैल्शियम रिच फूड्स नहीं लेंगे। अगर ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं तो जो चीज़ खाने में ऑक्जेलेट में हाई होती है, जैसे स्पिनच हो गया, पालक, आप जनरली देखेंगे पालक मना होती है जब आपको किडनी स्टोन होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो ऑक्जेलेट में हाई होता है, तो पालक नहीं लेना चाहिए, टमाटर नहीं लेना चाहिए। और अगर यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं तो आप प्रोटीन कम लीजिए। डिपेंड करता है आपको स्टोन किस टाइप का है। प्रोटीन कम लेंगे तो यूरिक एसिड के स्टोन्स अपने आप कम बनेंगे। जनरली एक बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो आपको स्टोन्स फॉर्मेशन होने का चांस काफ़ी कम होता है। डॉक्टर रितिका, कोविड के बाद से लोगों को वायरल बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है हम देखते हैं हमारे आसपास करीब आधे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक है।
तो सवाल मेरा यही है कि इम्यूनिटी वीक होने का मतलब क्या है? क्या होता है अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती तो? इम्यूनिटी बेसिकली पहले जानने के आपको ये पता होना चाहिए इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का, जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारा सिस्टम बॉडी का खड़ा होता है वो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमको उस इन्फेक्शन से बचाता है और अगर वो बॉडी में आ गया है तो उससे लड़ता है। तो बार बार बीमारी का ये मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इन्फेक्शन है तो अभी आसपास भी हमारे एयर है, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे आपने बोला कि वीकनेस का क्या मतलब है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आज आपको कोल्ड नहीं हो रहा यहाँ बैठ के, पर मेरे को हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में का जो मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम वो वीक है। वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में तो गया लेकिन आपकी बॉडी ने उसको मार दिया अंदर आने से पहले, लेकिन मेरा जो डिफेंस सिस्टम था, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बॉडी के, वो शांत बैठे हैं, तो वो अंदर चला गया और उसने इन्फेक्शन पैदा कर दिया। तो इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो दूसरों के मुकाबले थोड़ा हल्का पड़ गया है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का रीज़न वही है आपका लाइफस्टाइल। आप अगर कोई भी डिज़ीज़ देखेंगे तो 50 to 60% तो आपका लाइफस्टाइल पे ही निर्भर रहता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहला हम बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। आजकल डाइट, बाहर का खाना बहुत बढ़ चुका है, लोग बाहर जाके खाना बहुत खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, तो उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बॉडी न्यूट्रिशन डेफिसिट हो गई है, उस वजह से इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है। तो अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें। अगर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, रेगुलर टेस्टिंग कराएं। अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में कोई विटामिन्स कम है तो उसके लिए सप्लीमेंट लीजिए, पर डॉक्टर के अंडर, और सप्लीमेंट लेके उसको ठीक करें। दूसरा, स्लीप पैटर्न, स्पेशली द न्यू जनरेशन इज़ रियली बैड विद इट। आप देखेंगे सुबह 4 बजे सोना, 5 बजे सोना, दे डोंट हैव अ स्लीप पैटर्न। उस वजह से भी हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है बहुत स्लो हो गया है। स्लीप, एक टाइमली सोना और एक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो कि रिकमेंडेड है, वो आजकल नहीं हो पा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड एट प्रॉपर टाइम। आप ये नहीं बोल सकते कि हम सुबह 6 बजे सोए और 12 बजे उठ गए, अगेंस्ट द नेचर। वी डोंट वांट यू टू गो अगेंस्ट द नेचर। थर्ड इज स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है आजकल। आप देखें छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं उसका बहुत मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। मेंटली, सोशली, फिजिकली हम बहुत वीक होते जा रहे हैं इसीलिए, और उसी का इम्पैक्ट हमारे इम्यूनिटी पे पड़ रहा है। एंड वाटर, हाइड्रेशन, अगेन पूरा दिन हो जाता है, काम पे जाते हैं लोग, पानी नहीं पीते, याद ही नहीं रहता है पानी पीना। तो अगर आप अच्छा पानी पीते हैं, आप अच्छा स्लीप करते हैं, आप अच्छा खाते हैं, तो जनरली आपकी बीमारी होने की परसेंटेज काफ़ी कम हो जाती है। एंड एक्सरसाइजिंग टॉप्स द चार्ट। आपको कम से कम अपनी बॉडी को रोज़ 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटा देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आप जितनी देर यहाँ वेट कर रहे हैं बाहर बैठ के, आपको 1 घंटे से आप इस वेट कर रहे हैं, यही 1 घंटा अगर आप रोज़ अपनी बॉडी को दें तो शायद आपको यहाँ बैठना ना पड़े। तो लोगों ने आप पार्क जाएं, पार्क खाली पड़े हैं, लोग जाना ही नहीं चाहते। वो विथ नेचर ना वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए हमारी बीमारी भी बढ़ रही है और इस वजह से भी इम्यूनिटी बहुत लो हो रही है। आप नोटिस करेंगे कोविड में बाकी बीमारियां बहुत कम हो गई थी, एक्सेप्ट फॉर कोविड। बाकी बीमारी कोई हो ही नहीं रही थी, ना कॉमन कोल्ड था ना कॉफ था, क्योंकि लोग उस टाइम अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे थे। वो एक्सरसाइज करते थे, वो कोई भी फ्रूट आता था उसको आधा घंटा भिगो के रखते थे फिर खाते थे, तो बीमारी भी कम हो गई थी। लेकिन विथ टाइम वो फिर फेड होता गया और फिर वापस बीमारी आना स्टार्ट हो गई। क्या होम्योपैथी वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आप बोलें कि दवाई ली और फैट कटना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो 3 चीज़ करता है। पहला तो वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। जनरली बहुत लोगों का आजकल ओवरवेट है भी इसलिए क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम है, काफ़ी वीक होता है। तो कई दवाइयाँ होती हैं जिनको आप लेते हैं तो उनसे मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा आपको ऑटोमेटिकली वेट शेड होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, कई लोगों का डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है जिस वजह से वेट बढ़ता है।
तो होम्योपैथिक की मेडिसिन आपका डाइजेशन बेटर करती हैं, फास्ट करती हैं। डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, बहुत लोगों को नहीं पता, स्पेशली गर्ल्स की हम जिनकी बात करते हैं, जिनका वेट बहुत बढ़ता है, उनको कोई ना कोई हार्मोनल इश्यूज़ होते ही होते हैं। तो होम्योपैथी वर्क्स वेरी गुड ऑन हार्मोनल इश्यूज़, जिसकी वजह से भी जब हार्मोन्स ठीक हो गए तो आपका वेट अपने आप ही शेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी मिल जाती हैं तो आपको फिर ड्रास्टिक वेट चेंज दिख जाता है। लेकिन अगर आप बोलें आपने दवाई ली, ऐसी कोई दवाई है वो जाए और आपका फैट कट करना स्टार्ट कर दे, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। तो वेट लॉस करने के लिए हमें कौन सी 3 चीज़ें करनी ही चाहिए? पहला, डाइट। अगेन आपको डाइट में अपनी सारी वेजिटेबल्स डालनी चाहिए, फ्रूट। जंक फूड जो बहुत ही आजकल इंक्रीज़ हो गया है, बाहर का खाना बहुत बढ़ गया है। अगेन मैं वही बोलती हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर वेट गेन। अगर आप घर का खाना खाएं और आप तीनों मील अच्छे से खाएं, आप देखेंगे कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप स्टेबल भी रहेंगे, शायद आप वेट लूज़ भी करेंगे और न्यूट्रिशन अलग होगा, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो पहला तो घर का खाना खाइए, स्वस्थ भी रहेंगे और वेट भी कम होगा। दूसरा, पानी खूब पीजिए। कहीं जगह तो थेरेपी होती है वेट लॉस की, हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी में ऐसा ना कर ले कि 6-7 लीटर पानी पी लें, वो भी नहीं करना होता है। बॉडी वेट के हिसाब से आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनसे पूछिए मुझे कितना पानी पीना है, तो वो आपका बॉडी वेट से कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपकी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है। हर किसी की बॉडी को अलग पानी की ज़रूरत है, तो आप अगर उतना हाइड्रेशन रखते हैं, आप देखिए आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। तीसरा, एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक्सरसाइज करेंगे वेट तो आपका जाएगा ही जाएगा, बाकी आपकी जो बीमारी है वो भी साथ में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और भी बहुत लंबा लिस्ट है, बट हाँ, ये 3 मेजर चीज़ें जिसको आप करेंगे तो आप 2-3 महीने में ही अपने अंदर बहुत चेंजेस देखेंगे। डॉक्टर रितिका, कई लोग पीसीओडी की बीमारी के लिए भी होम्योपैथिक इलाज को बेहतर समझते हैं। आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं, ये पीसीओडी है क्या? पीसीओडी जैसे सब जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, जब हम पीसीओएस बोलते हैं, और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक 90% ऑफ द गर्ल्स रिप्रोडक्टिव एज में इससे सफ़र करती है। पीसीओडी कोई लंबा साइंस नहीं है। आपकी जो ओवरीज़ हैं, 2 ओवरीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, राइट और लेफ्ट, इसमें छोटे फॉलिकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ओवरीज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है। जब ओवरीज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है, ओवरीज़ का एक काम होता है ओव्यूलेशन करना। जब साइज़ बड़ा हो गया, फॉलिकल्स बढ़ गए, तो वो अपना बेसिक काम नहीं कर पाती, वो ओव्यूलेशन नहीं कर पाती। ओव्यूलेशन नहीं कर पाती है तो हमारी साइकिल्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। यही पीसीओएस है या पीसीओडी जिसे आप कहते हैं। होता ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी है, और कई बार पीसीओडी होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है। पर आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ऑब्वियसली पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसमें आपको कई बार अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा साइजेस बढ़ गए हैं ओवरी के, तो कई बार आपको फेशियल ओवर ग्रोथ मिलती है हेयर की, कई बार बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप समझिए एक्ने जैसा सिंपल सिम्टम भी कई बार पीसीओडी निकलता है। तो पीसीओडी और कुछ नहीं, बस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या डिजीज़ है, विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। तो हम पीसीओडी को ठीक कैसे करें? सबसे पहले तो इसका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार गर्ल्स में साइकिल्स डिले हो जाती है, पर वो उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको जब तक रियलाइज़ होता है कि अभी तो साल भर हो गया हमें साइकिल्स डिले हो रही हैं हमारी, वो तब जाके टेस्टिंग कराते, तो पीसीओडी तब तक काफ़ी बढ़ चुका होता है। मेडिसिन तो डेफिनेटली, पीसीओडी अगर मैं बोलूँ बिना दवाइयों के ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता। पीसीओडी के लिए आपको मेडिसिन तो डेफिनेटली करना पड़ता है, पर सिर्फ मेडिसिन से हम ठीक कर देंगे, वापस पीसीओडी ना हो, इसका गारंटी आपके लाइफस्टाइल से आएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन जो हम पीसीओडी में बोलते हैं, डेयरी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें थोड़ा हार्मोनल दिक्कत करती है, मेल्स में नहीं करती है ओब्वियसली, तो मेल्स जितना चाहे दूध पी लें, बट फीमेल्स स्पेशली ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जनरली पोस्ट 20 to 40 ईयर्स में हम बोलते हैं कि जितना दूध आप कम लेंगे, जितना डेयरी हम कम लेंगे, उतना आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेटर है। दूसरा, शुगर तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द प्राइम रीज़न फॉर एवरी डिजीज़। पीसीओडी नहीं, आप कोई भी बीमारी की बात करें तो शुगर टॉप्स द चार्ट।
मैं ये नहीं बोल रही उसकी लेने से वजह से पीसीओडी होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है और आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, आपको एक्ने ज़्यादा आएगा, आपका हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो एक शुगर कम करने से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने से, काफ़ी डाइटरी अगर आप करें तो काफ़ी जल्दी बेटर हो जाते हैं। तीसरा, वर्कआउट। अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, वर्कआउट से मेरा मतलब बहुत तेज़ वर्कआउट से नहीं है, अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है आप सैर करें, आप 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग करें एंड आप 3 मंथ्स बाद अपना रिजल्ट्स देखें, तो दिस रियली हेल्प्स। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाता है फॉर 4-5 मंथ्स, तो उसे क्या करना चाहिए? 4-5 मंथ्स तो आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। मैं बोलती हूँ अगर आपकी साइकिल, आप अपनी साइकिल मॉनिटर करें। आपको अगर लगता है पहला साइकिल मेरी 1.5 मंथ लेट है, फर्स्ट साइकिल में हम बोलते हैं पैनिक नहीं करने के लिए, आपको 1.5 मंथ। लेकिन अगर ये पैटर्न दिखता है आपको, सेकेंड साइकिल भी आपकी लेट है, तो व्हाट वी रिकमेंड इज़ कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आपके कंसर्निंग डॉक्टर हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। 95% ऑफ द टाइम वो एक अल्ट्रासाउंड लिख के देते हैं, जिससे हमें, क्योंकि पीसीओडी आजकल इतना प्रिवेलेंट हो गया है कि 95% हम श्योर होते हैं कि अगर आपकी साइकिल्स डिले हो रही है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न पीसीओडी होता है, तो वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्लड टेस्ट भी होते हैं इसके, जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी साइकिल्स डिले हो रही हैं और ये पैटर्न हम 2 साइकिल से ज़्यादा देख चुके हैं, एक साइकिल हो गया और दूसरी साइकिल में भी हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, ताकि आपका ट्रीटमेंट शॉर्ट रहे और आप आराम से ठीक हो जाएं। शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी ना पड़े उस टाइम पे और आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक हो जाएं। क्या होम्योपैथी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी ठीक कर सकता है? कैंसर भी, अगर मैं बोलूँगी, कैंसर भी एक ऐसा टर्म है जो ठीक का, तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, ठीक करने से क्या मतलब है। तो ओवरऑल बताऊं तो सिर्फ कैंसर नहीं, मैं दोनों गांठों की बात करती हूँ। कैंसर तो आपकी मेलिग्नेंट गांठ हो गई, सादी गांठें हों या कैंसरस गांठें हों, सादी गांठों पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें हम आपको बोल सकते हैं कि 100% रिजल्ट्स हम आपको दे सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि साइजेस हमारे हिसाब से हों। दूसरा, कैंसर का पहले रिजल्ट्स होम्योपैथी में इतना ऑब्वियसली नहीं था, बट विद पासिंग ऑफ द टाइम एंड मेडिसिन के साथ कई केसेस हैं जो होम्योपैथी ने कैंसर के ठीक किए हैं। और जब मैं ठीक करने की बात करती हूँ, मैं ओरली बात नहीं कर रही, उनके सिम्टम्स की बात नहीं कर रही, मैं पेट सीटी रिपोर्ट पे बात कर रही हूँ। आजकल होम्योपैथी हम रिपोर्ट्स पे बात करते हैं, हम ऐसे ही नहीं बात करते हैं। तो कई पेशेंट हैं जिनका पेट सीटी रिपोर्ट क्लियर आ गया है और आज शायद उस बात को 4 साल 5 साल हो गए हैं। कईयों ने तो दवाई भी बंद कर दी है। हम मना करते हैं दवाई बंद करने के लिए, बट कईयों ने दवाई बंद कर दी एंड टचवुड अभी भी ठीक है। तो हाँ, हर पेशेंट तो कैंसर का ठीक ऑब्वियसली नहीं हो पाता, बट हाँ, अगर आप बात करें परसेंटेज की, तो आज के टाइम पे होम्योपैथी कैंसर को ठीक करने में बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर रितिका, होम्योपैथी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन भी है लोगों को। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इनका जवाब देके हमारी दर्शकों की कन्फ्यूजन दूर करें। क्या हम होम्योपैथी और एलोपैथी की मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल, आप एक साथ ले सकते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि एक गैप रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और होम्योपैथिक साथ में ले रहे हैं, अगर आप 1 घंटे का गैप रखते हैं दोनों में, तो वो अपना काम करेगी। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको ब्लड शुगर आपकी हाई रहती है, आपको डायबिटीज़ है और आपकी वो गोलियां चल रही हैं, तो उसके साथ आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, उसको बिना बंद किए, प्रोवाइडेड कि आप दोनों में 1 घंटे का मिनिमम गैप रखें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या होम्योपैथी और आयुर्वेद की मेडिसिन भी एक साथ ली जा सकती है? बिल्कुल लेके जा सकती है, सेम बात, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। अगर आप इकट्ठा भी लेते हैं, बस 1 घंटे का गैप रखें आप हर दवा में, ताकि वो अपना काम कर सके और ये दवा अपना काम कर सके। एक चीज़ बहुत वायरल होती है सोशल मीडिया में कि होम्योपैथी किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कम कर देता है। क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, 90% ऑफ चीज़ों में ऐसा नहीं है। वो क्योर ही कर देता है, वो चीज़ आपकी बॉडी से ख़त्म ही हो जाती है, तभी भी हमको ठीक होने में टाइम लगता है। मतलब अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है तो हम उसको 15 दिन में ठीक नहीं कर पाते। अगर वो थोड़े टाइम के लिए कम होता तो हम 15 दिन में ठीक कर देते, बट ऐसा नहीं होता। वो टाइम इसलिए लेता है क्योंकि वो बीमारी बॉडी से निकालने में टाइम लगता है हमको। तो हर बीमारी के लिए ऐसा नहीं है, 90% ऑफ द केसेस में
बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। लेकिन वो जो 10% केस है उसमें बीमारी का वापस आने का टाइम इतना लंबा हो जाता है। अगर आप बोले रिकरेंस टाइम क्या होता है, तो जनरली उसका रिकरेंस टाइम 80 साल या 85 साल हो जाता है। तो उसमें मैटर भी नहीं करता कि अगर 80 ईयर्स बाद या 90 ईयर्स बाद कोई आपकी बीमारी वापस आ रही है, तो उसमें तो मैटर ही नहीं करता है। तो इसीलिए हम पूरी उसमें क्योर ही यूज़ करते हैं कि वो ठीक ही कर देता है। तो ऐसा नहीं है, वो पूरी आपकी बॉडी से जड़ से दवा ख़त्म करे। होम्योपैथी दवाई का कोर्स कितने दिन का होता है? डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है। सपोज़ आप मेरे पास कोल्ड और कॉफ और वायरल फीवर के लिए आई, तो मैं आपको 3 महीने का कोर्स तो नहीं दे सकती, तो वही 3 दिन से 7 दिन का होता है। एक्यूट बीमारी है, कोई अभी आपको खांसी हो रही है, अभी लगी है खांसी, 4 दिन पहले हुई है, तो मैं आपको हफ्ता का दवाई दूंगी, आप हफ्ते की दवाई से ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप मेरे पास कोई बीमारी लेके आए हैं, जैसे आपने किडनी स्टोन बोला, तो अगर किडनी स्टोन की बीमारी है तो एटलीस्ट मुझे 2-3 महीना लगेगा उसको ठीक करने में। तो 3 दिन से लेकर 3 महीना। अगर आप कैंसर की बात करें तो शायद लाइफ लॉन्ग भी दवा खानी पड़ती है। आप किडनी फेलियर की बात करें तो भी लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है। तो 1 डे टू लाइफ लॉन्ग भी दवा जाती है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी क्या है और कितने समय से आपको वो बीमारी है। होम्योपैथी दवाई लेने का सही तरीका क्या है? क्या दवाई के बाद हम पानी पी सकते हैं? पहले क्या होता था, वो जो आपने ग्लोब्यूल्स की बात की, शुगर पिल्स की, पहले उसमें 1 ड्रॉप डाल के दवाई दी जाती थी, इसलिए बड़ी रिस्ट्रिक्शन करते थे, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पानी नहीं पीना। अब थोड़ा मेडिसिन्स बदल गया है। अब होम्योपैथी हम कई लोग मॉडर्न होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आई प्रैक्टिस मॉडर्न होम्योपैथी। उसमें हम आपको लिक्विड मेडिसिन्स देते हैं जो अच्छी पावर की होती हैं। तो उसके बाद आप पानी पिएं, आप प्याज खाएं, आप लहसुन खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उससे प्याज खाने से या लहसुन खाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो खाना है आप खाइए, आपको जो पीना है पीजिए। पर हाँ, हम एकदम बोलते हैं कि एकदम खाना खा के बिल्कुल खाने के ऊपर दवा ना लीजिए, बिल्कुल दवा के ऊपर खाना ना खाइए। बस 10-15 मिनट का घड़ी देख के डिफरेंस होता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारे साइड से मेडिसिनली। और क्या होम्योपैथी की दवाई खाली पेट ही लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। जनरली होम्योपैथिक दवाई दिन में 1 बार नहीं होती है, कम से कम 2 या 3 बार तो डोज होता ही होता है। कई लोग 4 बार भी देते हैं। खाली पेट डिफ़र करता है। कई लोग खाली पेट दवा लेते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको खाली पेट लेनी है लीजिए, नहीं लेनी है मत लीजिए। आजकल होम्योपैथी बहुत वास्ट हो गया है, आपको बहुत रिलायबिलिटी देता है, आपको जैसे लेनी है लीजिए, बस आप दवा लीजिए, हम ये बोलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर रितिका, हमारे दर्शकों को ज़रूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।